बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टॉपिक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? हमें पता है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक ख़ास इलाका है अर्थ के इर्द गिर्द, एक ख़ास इलाका है जहाँ तक ज़मीन का असर महसूस किया जा सकता है, जहाँ तक ज़मीन किसी और बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। सो रीजन अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द वो इलाका इन विच इट कैन exert force on any other body, in which it can attract anybody toward its center। ज़मीन के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ तक ज़मीन किसी और बॉडी पे फोर्स लगा सके, ज़मीन किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर सके, ये सारे का सारा इलाका क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है? जितना बॉडी का वेट होता है। तो ज़मीन हर बॉडी पर फोर्स लगाती है उसके वेट के बराबर। क्योंकि ज़मीन बॉडी पर फोर्स लगाती है और फोर्स की वजह से वर्क होता है। अगर फोर्स बॉडी पर लगे और बॉडी डिस्टेंस तय करे तो वर्क होगा, लिहाजा ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क होता है। अगर डिस्टेंस और फोर्स सेम डायरेक्शन में हों, इनके दरमियान अगर एंगल ज़ीरो हो जाए तो वर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर एंगल 180 हो तो ये नेगेटिव वर्क होगा। अगर एंगल 90 हो तो वर्क की वैल्यू 0 होती है। तो ये तीन केस हमने पढ़े थे। जब फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, वर्क पॉजिटिव। जब फोर्स और डिस्टेंस अपोजिट हैं, वर्क नेगेटिव। एंगल 90 होगा तो वर्क 0 हो जाएगा। एक सवाल आता है, क्वेश्चन ये है कि शो दैट in gravitational field work done is independent of path followed। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का इलाका है, उसमें आप किसी बॉडी पे वर्क करें तो वर्क का डिपेंड रास्तों पर नहीं होगा। आप किसी भी रास्ते में वर्क करें तो वर्क की वैल्यू सेम होती है। मसलन मेरे पास एक बॉडी है, इस ए पॉइंट पर इस बॉडी का वेट W है, मास इस बॉडी का M है। मैं इस बॉडी को ए पॉइंट से सी पर लेके जाना चाहता हूँ। मैंने इस बॉडी को मूव करना है फ्राम A टू C। अब A से C तक बॉडी को ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और A से C तक जाने के बहुत से रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि मैं A से इस B पॉइंट पर पहुंच जाऊँ और फिर B से C पे चला जाऊँ। इसको मैं पाथ 1 कह लेता हूँ। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि मैं पहले चला जाऊँ A से D पॉइंट पर और D से फिर C की तरफ मुड़ जाऊँ। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि पहले आप A से D पर जाएँ, फिर D से C पर जाएँ। इसको मैं पाथ 2 कह लेता हूँ। तीसरा रास्ता शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट A से C तक शॉर्टकट मारे सीधे पहुँच जाएं। इसको पाथ 3 कह लेते हैं। तो आप कोई सा भी रास्ता अख्तियार करें, पाथ 1 अख्तियार करें, पाथ 2 या पाथ 3, वर्क की वैल्यू सेम होगी अगर ये इलाका ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो हमने साबित ये करना है कि इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क का डिपेंड रास्तों पर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल A से B तक का डिस्टेंस D है, B से C तक H, A से D तक H इसके पैरेलल है, ये D है तो ये भी D होगा। तो पहले मैं वर्क मालूम करता हूँ पहले पाथ का, वर्क फ्रॉम A टू C इन पाथ 1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जितना आपने काम किया A से B तक प्लस जितना आपने काम किया B से C तक, दोनों को जमा कर लें। वर्क फ्रॉम A टू B प्लस वर्क फ्रॉम A टू C, दोनों को सम अप कर लिया तो ये टोटल A टू C वर्क हो गया। वर्क की डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ये भी ऐसे होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। A से B तक डिस्टेंस D है,
बी से सी तक डिस्टेंस h है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है? वेट के बराबर। तो जो ग्रेविटेशनल वर्क होगा उसमें फोर्स आप वेट के बराबर लेते हैं, F बराबर W। डॉट ओपन कर लें, W D cos थीटा प्लस W H cos थीटा। ये वर्क है फ्रॉम A टू C। अब देखना है एंगल क्या है। पहले केस में W और D के दरमियान क्या एंगल है? व्हेन यू मूव फ्रॉम A टू B। तरीका ये होता है, अब बॉडी को A पर रखें, पहला पॉइंट A है, बॉडी को A पॉइंट पर रखा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो वेट डाउनवर्ड है, A से B की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस ये है, दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो पहले केस में एंगल 90 हो गया। सेकेंड केस में B टू C, बॉडी को B पे रखा और डिस्टेंस की डायरेक्शन B टू C है, तो डिस्टेंस अपवर्ड है और वेट कहाँ होगा? डाउनवर्ड। तो वेट डाउनवर्ड, डिस्टेंस अपवर्ड, अपोजिट हैं, अपोजिट में एंगल 180 होता है। cos 90 की वैल्यू 0, ये ख़त्म हो गया, और cos 180 माइनस होता है, तो माइनस WH, ये पहला वर्क आ गया, इसको 1 कह देते हैं। तो पहला रास्ता अडॉप्ट किया, उसमें वर्क की वैल्यू माइनस WH है। इसी तरह सेकंड पाथ लेते हैं, A से C तक जाना है सेकंड पाथ में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जाएं A से D, ये सेकंड पाथ है, देन यू मूव फ्रॉम D टू C। पहले A से D, फिर D टू C। जो फोर्स वर्क होगा A टू D, कितना डिस्टेंस है? H, ये F डॉट H हो गया प्लस F डॉट D, क्योंकि D से C फासा D है। ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स इक्वल टू वेट, तो W डॉट H प्लस W डॉट D। डॉट ओपन कर लें, WH cos थीटा WH cos थीटा प्लस WD cos थीटा। पहले केस में क्या एंगल है? W और H के दरमियान व्हेन यू मूव फ्रॉम A टू D। A पर हैं तो वेट डाउनवर्ड है, A से D जाना है, हाइट अपवर्ड है, तो डिस्टेंस और वेट अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं। पहले केस में एंगल 180 होगा, जबकि दूसरे केस में WD cos थीटा। अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? D टू C, बॉडी को D पे रखा, वेट डाउनवर्ड, और D टू C डायरेक्शन डिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल है, इनके दरमियान एंगल 90 है, दूसरे केस में एंगल 90 हो गया। cos 90 0, cos 180 माइनस, तो ये भी माइनस WH हो गया। सो वर्क फ्रॉम A टू C इन सेकेंड पाथ इज़ आल्सो माइनस WH, तो इसकी वैल्यू भी सेम आ गई। तीसरा शॉर्टकट है व्हेन यू मूव डायरेक्ट फ्रॉम A टू C। इस केस में चेक करते हैं। एक बात आपने नोट की है, व्हेन यू मूव इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, चाहे आप A से B जाएं, चाहे D से C जाएं, दोनों केसेस में वर्क ज़ीरो है, क्योंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस हॉरिजेंटल और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। W और D हॉरिजेंटल मोशन में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर केस में वर्क ज़ीरो होता है। सो व्हेन यू मूव हॉरिजेंटली देन ग्रेविटेशनल वर्क इज़ ज़ीरो। अब ये जो डिस्टेंस है, तीसरा पाथ, वर्क फ्रॉम A टू C इन पाथ 3, उसके लिए क्या करते हैं? ये जो पूरा डिस्टेंस है, x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग भी है, बॉडी आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, तो इसके मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टुकड़े कर लेता हूँ। इस पूरे डिस्टेंस के x टुकड़ा कर लिया, y टुकड़ा, x y, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। पहला टुकड़ा है x1, दूसरा टुकड़ा है y1, ये x2, दूसरा y2, ये x3, तीसरा y3, ये x4 और ये y4, अप टू सो ऑन, लास्ट वर्टिकल टुकड़ा yn होगा। तो x और y टुकड़ों में डिवाइड कर लिया क्योंकि हमें पता है वेट और x डिस्टेंस परपेंडिकुलर होंगे, लिहाजा जितने भी हॉरिजॉन्टल टुकड़े हैं इनमें तो कोई वर्क नहीं होगा, सारा वर्क इस टुकड़े में होगा वर्टिकल। सो वर्क इज़ F डॉट W1 प्लस F डॉट W2
प्लस एफ डॉट W3 अप टू सो ऑन एफ डॉट WN, राइट। अब इनका फोर्स की जगह वेट पुट कर लें, WY1 WY2 W डॉट Y3 अप टू सो ऑन W डॉट YN। डॉट ओपन कर लें, WY1 cos थीटा WY2 cos थीटा WY3 cos थीटा प्लस अप टू सो ऑन WYN cos थीटा। हमें पता है जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वेट हमेशा डाउनवर्ड और वर्टिकल अपवर्ड, ये हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। तो तमाम केसेस में एंगल 180 होगा, WY1 cos 180 WY2 cos 180 WY3 cos 180 प्लस अप टू सो ऑन WYN cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 है, माइनस WY1 माइनस WY2 माइनस WY3 अप टू सो ऑन माइनस WYN। cos 180 माइनस पुट कर लिया, माइनस W सबसे कॉमन ले लें, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस अप टू सो ऑन YN। अब ये जो Y टुकड़े हैं Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, इन तमाम को अगर जमा कर लें तो ये किसके बराबर होंगे? ये पहला टुकड़ा Y1 है यहाँ तक, ये दूसरा टुकड़ा Y2 है ये वाला, ये Y3 है, ये Y4 होगा अप टू सो ऑन। जब सब टुकड़े जमा कर लेंगे तो ये टोटल हाइट H के बराबर हो जाएंगे। तो तमाम Y टुकड़े जमा कर लें, दैट इज़ इक्वल टू H। सो वर्क फ्रॉम A टू C इन थर्ड केस, वो भी कितना आ गया? -WH। लिहाजा तीनों केसेस में वर्क की वैल्यू सेम है। सो यू कैन से इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क का डिपेंड रास्तों पे नहीं होता। एक है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन तो यही है कि द फील्ड इन विच work done is independent of path. As a field, the field in which work done is independent of path. As a field जिसमें वर्क का डिपेंड रास्तों पे ना हो, वो कंजर्वेटिव ही होता है। क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में किया, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी डेफिनेशन है फील्ड इन विच total work by taking a body along closed path is 0। ऐसा फील्ड जिसमें आप बॉडी को किसी क्लोज पाथ में मूव करवाएं और अगर क्लोज पाथ का टोटल वर्क 0 हो जाए तो वो फील्ड कंजर्वेटिव होता है। मसलन आप इस A पॉइंट से चलें, A B C T, ये डिस्टेंस D है, H है, D है, H है। आप बॉडी को A से मूव करवाएं, वापस A तक पहुंच जाएं, ये क्लोज पाथ है। या बॉडी को आप A से C तक मूव कराएं, फिर C से B, B से, ये क्लोज पाथ है। या A से C मूव कराएं, C से D, D से, तो जहाँ से चलें दोबारा वहाँ पहुँच जाएं, क्लोज पाथ होता है। अगर क्लोज पाथ का टोटल वर्क 0 हो जाए देन दिस फील्ड इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव। आपने करना क्या है, आप वर्क मालूम करें A B C D A, मतलब A से वापस A तक। पहले वर्क होगा A to B प्लस वर्क होगा B to C प्लस वर्क मालूम करें C to D, देन वर्क मालूम करें D to A। वर्क मालूम करने का तरीका मैंने बताया है। अब ये चारों वर्क मालूम करें, अगर तो इनका सम इक्वल टू 0 हो जाए तो ये फील्ड कौन सा होगा? कंजर्वेटिव। आपकी असाइनमेंट है, आपने ये चारों वर्क मालूम करने हैं और इनका आंसर 0 प्रूव करना है। गोया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क करते हैं तो उसका क्लोज पाथ में आंसर ज़ीरो आता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव में ड्रैग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉन कंजर्वेटिव हैं। नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है, थ्रस्ट है, तो ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव हैं। इनमें क्लोज पाथ का वर्क ज़ीरो नहीं होता। तो ऐसी फोर्स जिससे आप वर्क करें और क्लोज पाथ का टोटल वर्क ज़ीरो हो जाए तो कंजर्वेटिव, ज़ीरो ना हो तो नॉन कंजर्वेटिव। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक यू।